इवन माई सेल्फ कृतिका, वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी 2024 का हम पेपर सॉल्यूशंस कर रहे हैं, जिसका कि पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। 24 पेपर सॉल्यूशंस का हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं। ओके, पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से भी जाके पार्ट फर्स्ट को आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट में हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पार्ट सेकेंड में हम 20 से लेके 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। आगे की जो क्वेश्चंस है वो बाकी हम पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से जाके ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में दे रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड। आपको मैच करना लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो लिस्ट फर्स्ट में आपके एमिनो एसिड दे रहा है, और लिस्ट सेकंड की बात करें तो पीके वैल्यू दे रहा है। पीके वैल्यू क्या होता है? पीके वैल्यू जो होता है ये एक सिंबल होता है जो कि एसिड डिसोसिएशन के कांस्टेंट के लॉगरिथम स्केल्स को ये इसके लिए इसको दर्शाया जाता है, दर्शाने के लिए पीके वैल्यू दी जाती है, ठीक है। फर्स्ट में दे रहा है कि अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रहा है, तो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का पीके वैल्यू क्या होता है? अगर अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीके वैल्यू की बात करें तो 1.8 से 2.9, यानी यहाँ पे लगभग इसके 3 तक यहाँ पे पीके वैल्यू होती है। अल्फा एमिनो ग्रुप दे रहा है, और अल्फा एमिनो ग्रुप्स की बात करें कि इसका पीके वैल्यू कितना होता है तो वो बेसिकली 8.8 से 10.8 तक की इसकी पीके वैल्यू होती है। एसिडिक एमिनो एसिड एस्पार्टिक का यहाँ पे पीके वैल्यू कितना होता है तो वो बेसिकली 3.9 होता है। कितना होता है? 3.9 से लेके 4 तक का होता है इसकी पीके वैल्यू। अगर हम बेसिक एमिनो एसिड एआरजी क्या होता है? आपका अर्जिनिन होता है, ठीक है। तो अर्जिनिन की अगर हम बात करें कि बेसिक एमिनो एसिड अर्जिनिन की पीके वैल्यू कितनी होती है तो वो 12.5 होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका फर्स्ट का फर्स्ट हो जा रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकेंड का सेकेंड है, और थर्ड की अगर हम बात करें थर्ड का फोर्थ है, और यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे थर्ड है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है। यहाँ पे जो ये हम सीबीटी पीजी 2024 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका कंप्लीट डिटेल्स में एक्सप्लेन के साथ जो आप करना अगर चाहते हैं तो वो हमारे पैड क्लासेस पे अवेलेबल है। अगर आप हमारे पैड क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सीबीटी पीजी 2022 का, 23 का, 24 का, और साथ में हम बीएचयू के 5 इयर्स के पेपर सॉल्यूशंस करवाएंगे। पेपर सॉल्यूशंस होगा यहाँ पे, और उसके बाद ड्यू के 5 इयर्स के पेपर्स होंगे। को सॉल्व करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे हमारी मेल आईडी दी गई है कृतिका शर्मा की। इस मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है द एशियन मैंगोस एंड द अमेरिकन involve the independently of the each other but show similar structures and the features. For the examples, ability to the spray there the attacker with the musk, the similarities between the two organisms or the most likely to the result of. Okay, ऑप्शन दे रहा है जेनेटिक्स ड्रिफ्ट, डिवर्जेंट इवोल्यूशंस, थर्ड में दे रहा है एलोपैट्रिक स्पेशिएशंस, और फोर्थ में दे रहा है कोवर्जेंट इवोल्यूशंस। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि जो यहाँ पे एशियन, जो एशियाई यहाँ पे मैंगोस, जिसे कि हिंदी में यहाँ पे नेवला, इसको मैंगोसिस जो होते हैं इसको नेवला कहा जाता है। जो एशियाई नेवले थे और अमेरिकी जो यहाँ पे अमेरिकन सकक थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ जो इंडिपेंडेंटली रूप से विकसित हुए हैं, लेकिन इसमें जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो ये शो करती हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में, इनके फीचर्स में दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम बात करें कि जो ये एबिलिटी ऑफ स्ट्रक, जो अटैकर होते हैं, जो हमलावर होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रे करते हैं, ये इस पे एबिलिटी को स्प्रे करते हैं, छिड़कने की क्षमता में दोनों जो टू ऑर्गेनिज के बीच की सिमिलरिटीज होगी वो मोस्ट लाइकली क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या परिणाम होता है, तो वो बेसिकली कोवर्जेंट इवोल्यूशंस होता है। कोवर्जेंट इवोल्यूशंस क्यों होगा? कि जो कोवर्जेंट इवोल्यूशंस होता है ये क्या होते हैं, अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो कि इन्वॉल्व होते हैं सिमिलर ट्रेट होते हैं, एंड ये और बिलीव करते हैं, और इनका जो बिहेवियर होता है ये सॉल्व करता है सम प्रॉब्लम्स को, ठीक है।
वो सॉल्व करता है इनके सम प्रॉब्लम्स को, और ये हैपन देन ये स्पीसीज में ऑक्यूपाई करते हैं सिमिलर इकोलॉजिकल नीच में और अडॉप्ट करते हैं सिमिलर वे के सिमिलर सेलेक्टिव प्रेशर्स में, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 का फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोवर्जेंट एवोल्यूशंस होगा। ओके ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट की बात करें तो कोएंजाइम दे रहा है, लिस्ट सेकंड की बात करें तो प्रिकॉसर दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है कि इन कोएंजाइम्स के प्रिकॉसर्स क्या होंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट आपका एंजाइम दे रहा है, कोएंजाइम दे रहा है, कोएंजाइम ए दे रहा है, ठीक है। कोएंजाइम का प्रिकॉसर क्या होता है, तो जो कोएंजाइम का प्रिकॉसर होता है वो पैंथोनिक एसिड होता है, पैंथोनिक एसिड भी होता है, और यहाँ पे विटामिन B5 भी होता है। तो याद रखना, अगर पैंथोनिक एसिड देता है तो भी, अगर विटामिन B5 देता है तो भी आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे FAD और FN की बात करें तो FAD आपका क्या होता है, FAD की अगर हम बात करें तो FAD जो होता है ये आपका फ्लेविन एडनीन डाइनिक्लोटाइड होता है, डाइनिक्लोटाइड होता है ना। FMN की बात करें कि FMN क्या होता है, तो ये क्या होता है, फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है कि FAD और FMN का प्रिकॉसर क्या होता है, तो FAD और FN का जो प्रिकॉसर होता है वो राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 होता है। क्या होता है, FAD और FM का जो यहाँ पे प्रिकॉसर होता है वो विटामिन B2 भी होता है, और यहाँ पे रिबोफ्लेविन भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड में यहाँ पे क्या दे रहा है, सी ऑप्शन में क्या दे रहा है, NAD+ दे रहा है और NADPS दे रहा है। यहाँ पे NAD क्या होता है आपका, निकोटोएमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, निकोटोएमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है, ठीक है। NADP का जो प्रिकॉसर होता है वो नियासिन होता है, ठीक है। यानी कि थाइमीन प्रायोफॉस्फेट का यहाँ पे प्रिकॉसर क्या होता है, तो वो विटामिन B1 होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड राइट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द रूल दैट द सजेस्ट फॉर द एंडोथर्मिक एनिमल फॉर द कोल्ड क्लाइमेट टेंड टू द हैव द शॉर्टर एक्सटर्माइड ईयर एंड द लिम्स कंपेयर्ड विद द एनिमल्स फ्रॉम द वार्मर क्लाइमेट, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में क्या दे रहा है, बगमैन्स रूल्स दे रहा है। सेकंड में यहाँ पे एलियंस का नियम दे रहा है, रूल्स दे रहा है। और यहाँ पे थर्ड में क्या दे रहा है, बॉटल नेक इफेक्ट रूल दे रहा है। और यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिट टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, क्वेश्चंस में दे रहा है कि उस रूल्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको उस रूल को आइडेंटिफाई करना है जो कि यह बताता है, जो कि यह दर्शाता है जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, उस कोल्ड क्लाइमेट में जो एंडोथर्मिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो हैंड होता है, लेग होता है, उसमें जो वार्म क्लाइमेट वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या तुलना में इनके अकॉर्डिंग ये शॉर्टर होते हैं या मतलब छोटे होते हैं। एलियन रूल होता है। एलियन रूल क्यों होगा, क्योंकि एलियन रूल देखो, एलियन रूल जो होता है वो स्टेट एनिमल्स में अडॉप्टेड कोल्ड क्लाइमेट के टेंड टू हैव शॉर्टर एंड थिंकर लिम्ब में अपेंडेज को मिनिमाइज करते हैं, हीट लॉस होता है थ्रू एंड स्मॉलर सरफेस एरिया पे होते हैं। और ये विल एनिमल्स वार्म क्लाइमेट हैव में लॉन्गर एक्सटर्माइड्स के फैसिलिटेड हीट के रिसेप्शंस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट है, एलियंस रूल होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और द करेक्ट रिकॉर्डिंग द इम्यूनोग्लोबिन ए, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रहा है। फर्स्ट में दे रहा है IgA इन द मेन क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन द सिक्रीशन सच एज द टीयर्स एंड सलाइवा। बी में यहाँ पे दे रहा है कि IgE इज ऑल्सो फाउंड इन द सिक्रीशन ऑफ द लंग्स एंड द इंटेस्टाइन। एंड थर्ड ऑप्शन भी दे रहा है कि IgE इन द फर्स्ट लाइन इन द डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन एट दिस साइट्स। और डी में दे रहा है कि IgE इन द मेन इम्यूनोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम ब्लड इन द प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि इम्यूनोग्लोबिन ए में के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा, उस करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है।
तो देखो जो इम्यूनोग्लोबिन्स के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली सबसे पहले तो देखो इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करें तो उसमें आईजीई में यहाँ पे जो मेन क्लासेस होते हैं एंटीबॉडी के सिक्रेशंस में वो टीयर्स और सलाइवा दोनों, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की बात करें कि आईजीई में ऑल्सो फाउंड होता है सिक्रीशंस एंड लंग ऑफ इंटेस्टाइन में, तो ये भी राइट है, ये भी इम्यूनोग्लोबिन्स का करेक्ट सीक्वेंस है, तो ये भी राइट हो गया। सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें क्या दे रहा है कि आईजीई का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड साइट होता है, तो ये भी आपका राइट है, ये भी क्या है इम्यूनोग्लोबिन्स के करेक्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट। और डी ऑप्शंस की बात करें, डी में क्या दे रहा है कि आईजी इन द मेन इम्यूनोग्लोबिन्स इन द ब्लड स्ट्रीम लेट इन द प्राइमरी इम्यूनो सिस्टम, इसमें ब्लड स्ट्रीम में लेट नहीं होता है, तो ये आपका रॉन्ग है, यानी आपका ए भी राइट है, बी भी राइट है, आपका सी भी राइट है, तीन यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का बेसिकली सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेट ऑफ फॉर द बॉनी फिशेस, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है। फर्स्ट में क्या दे रहा है कि heterocericals caudal fin, the 5-7 pair of the gill set exoskeleton is the made up of the क्लाइकॉइड स्कल्स। सेकंड में दे रहा है होमोसेरिकल्स कॉर्डल इन द 4 पेयर गिल सेट होता है वेंट्रली प्लस माउथ, एंड थर्ड में दे रहा है कि होमोसेरिकल कॉर्डल फिन द 5-7 पेयर इन द गिल सेट प्रेजेंट इन द एयर ब्लेंडर, और यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है कि होमोसेरिकल्स कॉर्डल फिन द 4 पेयर ऑफ गिल सेट प्रेजेंट इन द ओपर्कुलम। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि बॉनी फिशेस के बारे में दे रहा है कि बॉनी फिशेस जो मछली है, फिश है, उसका फीचर कौन सा फीचर जो होगा वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पे होमोसेरिकल कॉर्डल फिन 4 पेयर होते हैं, इनमें गिल सेट होता है, प्रेजेंट होते हैं ये ओपर्कुलम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का 4 ऑप्शंस राइट होगा, 4 करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज द नोन एज, ये आपका बेसिकली बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया, ठीक है, ये बायोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन पे दे रहा है कि स्क्वायर रूट में वेरिएंस में किस में नोन एज होता है, स्टैंडर्ड यहाँ पे ईरर में होता है, एसई में होता है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी में होता है, या फिर स्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट एसई में होता है, या फिर प्रोटेक्टिव ऑड रेशियो में होता है। तो देखो जो यहाँ पे स्क्वायर रूट का वेरिएशन होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशंस में यहाँ पे नोन एज होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो डेविएशंस होता है वो स्क्वायर रूट के वेरिएंस में कॉल्ड होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। मैच करना आपको लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड की। लिस्ट फर्स्ट में दे रहा है विटामिन प्रिकॉसर, लिस्ट सेकंड में दे रहा है डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन प्रिकॉसर की बात करें तो सबसे फर्स्ट विटामिन दे रहा है विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी का रोग होता है, ये भी पता है। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 से ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम्स होती है, इससे ये डिजीजेज होता है। ग्रोथ रिटार्डेशन क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में जब बेबीज की जो सामान्य दर होती है उनकी जो ग्रोथ करने के लिए, जिसमें कि इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस होता है, यहाँ पे क्या होता है इंट्रा यूट्रीन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में IUGR कहते हैं, ठीक है। बेसिकली फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस भी कहा जाता है, जिसमें कि IUGR होता है, IGUR जो होता है जैसे कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये इसमें जो बेबीज होते हैं उनमें जो प्रेगनेंसी के हिसाब से जो आकार होता है, बेबी का जो आकार होता है वो छोटा होता है। और इस डिजीज की डिफिशियंसी की अगर हम बात करें, जैसे मदर्स होती हैं उनमें न्यूट्रिशंस नहीं, सही तरीके का न्यूट्रिशंस ना मिलना, या फिर उनकी पहले बच्चे में ही जैसे कि फर्स्ट बेबी हुआ है और फर्स्ट बेबी में ही IUGR होना, यानी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ का रेस्ट्रिक्शंस होना। बहुत सी ऐसी माँ होती हैं जो कि यहाँ पे स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंकिंग करती हैं, या फिर ड्रग्स लेती हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर बहुत से ऐसे बेबीज होते हैं जो कि क्रोमोसोमल में असमानताएं होती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम होते हैं, या फिर कुछ मदर्स जो होती हैं जिसमें कि हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, या फिर एक्सलेमिया होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं ग्रोथ रिटार्डेशंस के, जिसमें कि यहाँ पे विटामिन B2 की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन B6 की बात करें तो इससे क्या होता है, इससे कौन सा डिजीज और डिफिशियंसी वो डर्मेटाइटिस का होता है।
विटामिन बी 12 की बात करें तो विटामिन बी 12 से परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया की बात करें तो ये एक ऑटो इम्यूनिटी की स्थिति होती है जो कि विटामिन बी 12 के कारण होती है, और ये बहुत ही डेंजरस एक बीमारी होती है जो कि बहुत ही, अगर किसी के बॉडी में होती है तो उसके बचने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, उसको रिकवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसीलिए इसे वो डेंजरस भी कहा, बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। नंबर 28 का सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ओके, सेकेंड करेक्ट है। Now question number 29 है, following are the few statement with the reference to the biostatic, choose the statement which are the incorrect। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ये भी बायोस्टैटिक का क्वेश्चन है, बायोस्टैटिक के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट, फ्यू स्टेटमेंट होंगे जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है। फर्स्ट में दे रहा है टाइप, सेकेंड ईरर, अल्फा ईरर, बी में दे रहा है कि टाइप फर्स्ट ईरर, बीटा ईरर, सी ऑप्शन में दे रहा है करेक्ट नल हाइपोथेसिस ऑफ द रिजेक्टेड इन द बीटा ईरर, एंड डी ऑप्शन में दे रहा है रॉन्ग नल हाइपोथेसिस इन द एक्सेप्टेड इन द अल्फा ईरर। तो दे रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे आपको इनकरेक्ट को बताना, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो यहाँ पे ए, बी और सी, ये डी और ये चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी डी, यहाँ पे चारों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। Now question number 30, estrus and the menstrual cycles are the two type of the cycles that occur in the female mammals. Both cycles begin after the sexual maturity or in the females. Reproductive hormones induce these cycles in the female. These cycles happen in the order prepare female mammals in the holding the child during the pregnancy, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है कि the primary difference between the estrus एस्ट्रस एंड द मेस्ट्रुअल साइकिल इज, ओके। ऑप्शंस यहाँ पे चार दे रहे हैं। फर्स्ट में दे रहा है एंड्रोमेट्रियम सेड बाय द यूट्रस ड्यूरिंग द एथ्रस साइकिल्स इन द रीअब्सॉर्ब बाय द सेड एंड्रोमेट्रियम इन द एक्सट्रेट इन द फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल्स। बी में दे रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शंस में दे रहा है बिहेवियरल चेंजेस ड्यूरिंग द एथ्रस साइकिल्स ऑफ द मच लेस इन द प्रोनाउंस इफेक्ट इन द estrus cycles they do not do on the menstrual cycles, and third में दे रहा है season of the climate have the less pronounced effect on the estrus cycle that than they on the menstrual cycles, and fourth में दे रहा है most estrus cycle or the much longer durations compressed in the menstrual cycles। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि जो estrus और menstrual cycles होते हैं ये एक टू टाइप्स के साइकिल्स हैं, ठीक है। ये तो आपको भी पता है कि टू टाइप्स के साइकिल जो कि फीमेल्स के जो मैमल्स होती हैं, मैमल्स में होते हैं, और जो इन दोनों के साइकिल्स में जो फीमेल्स की सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है उसमें उस सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद शुरू होते हैं, और इसमें जो रिप्रोडक्शंस में हार्मोन्स में फीमेल्स के जो साइकिल्स होती हैं उसको प्रेरित करते हैं, और ये जो साइकिल्स होती है वो मैमल्स के प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चे को धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके ड्यूरिंग को यहाँ पे रेडी किए जाते हैं, ठीक है। एस्ट्रस और जो मेस्ट्रुअल साइकिल्स होती है इनके बीच के यहाँ पे डिफरेंस को आपको बताना है। तो इनके जो बीच के डिफरेंस होता है, एंड्रोमेट्रियम सेट करती है यूट्रस में ड्यूरिंग द एस्ट्रस साइकिल्स में, और ये रीअब्सॉर्ब करते बाद द सेट करते एंड्रोमेट्रियम के एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द मेस्ट्रुअल साइकिल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का सिंपल सा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 30 का यहाँ पे फर्स्ट राइट है। Now question number 31 है, मिग्रेटरी स्पीशीज पोज स्पेशल प्रिजर्वेशन चैलेंजेस बिकॉज। ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रहा है, जिसमें फर्स्ट में दे रहा है दे और द एंडेमिक, दे और द स्पेशली सस्पेंडेबल टू हैबिट द डिस्ट्रक्शन। सेकेंड में दे द देयर कन्वर्जेंस में रिक्वायर द इंटरनेशनल corporation when they require the habitat in the different countries. Third में they or the often prone populations number decline the during the long migratory generation, और fourth में दे रहा है कि they reside the biodiversity hotspot the most the सस्पिटेबल टू हैबिट डिग्रेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, देखो क्वेश्चंस में दे रहा है कि जो यहाँ पे मिग्रेटरी स्पीशीज की जो पोज स्पेशल प्रिजर्वेशन के चैलेंजेस में बिकॉज कौन सा होगा, क्यों their conservations may require the international corporation when they require the habitat in the different countries का होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकेंड ऑप्शन राइट है, ओके। Now question number 32, which of the following statement made with the regard to the plasmid incompatibility or the true। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दे रहा है plasmid having the some origin of the replication belong to the some incompatibility group, और बी में दे रहा है कि plasmid having the different origin of replication belong to the some incompatibility groups, और सी ऑप्शन में दे रहा है plasmid of the some incompatibility group and the compatible, एंड यहाँ पर डी में दे रहा है plasmid of the some incompatibility group of the incompatible, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि
प्लाज्मिड इनकम्पेबिलिटी और में कौन सा ट्रू स्टेटमेंट होगा उसके रिकॉर्डिंग, ठीक है, उसको आपको बताना। जो ट्रू रिकॉर्डिंग होता है वो प्लाज्मिड हैविंग द सम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बिलोंग टू द सम इनकम्पेबिलिटी ग्रुप भी होता है, और उसी के साथ यहाँ पे प्लाज्मिड के सम इनकम्पेबिलिटी और ग्रुप और द इनकम्पिटेबल भी होता है, यानी ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 का सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ए और डी करेक्ट है, राइट। Now question number 33 है following statement or with the reference to the oogonia which of this is the incorrect। ओके ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है common fate of the oogonia is the death by the apoptosis। सेकंड में दे रहा है oogonia or the apable to the undergo mitotic division। थर्ड में दे रहा है number of the oogonia grow specifically during the probability एंड यहाँ पे फोर्थ में दे रहा है oogonia or the diploid cells, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि oogonia के रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, राइट नहीं है, रॉन्ग है। तो वो बेसिकली जो यहाँ पे रॉन्ग होता है वो नंबर ऑफ oogonia ग्रो स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी का होता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी का होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ड्यूरिंग प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्यूबर्टी का होता है, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का थर्ड ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है रेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विच इज द कॉम्बिनेशंस ऑफ, ओके, यहाँ पे दे रहा है क्लिनिकल सिंड्रोम्स कैरियोटाइप्स इन द क्रोमोसोम्स फॉर्मूला एस्टिमेटेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ। इसके अकॉर्डिंग आपको इस सिंड्रोम्स की कॉम्बिनेशंस को निकालना है कि कौन सा फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशंस होगा। जैसे कि फर्स्ट में दे रहा है डाउन सिंड्रोम, सेकंड में दे रहा है पटाउ सिंड्रोम, थर्ड में दे रहा है एडवर्ड सिंड्रोम और डी में दे रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें कि दे रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन अबव स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि क्लिनिकल सिंड्रोम कैरियोटाइप क्रोमोसोम्स फॉर्मूला एंड एस्टिमेट फ्रीक्वेंसी ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालना है, जिसमें कि आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन का फॉलोइंग ये सही है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो सही होगा वो यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम जिसमें कि 47 80 2n प्लस एंड 1/8000 होगा, और उसके बाद होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा जो कि 47 XXY 2n फर्स्ट यहाँ पे डिप्लॉयड होगा इसका एंड 1/500 मेल बर्थ होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने अपने पैड क्लासेस में बताया, तो अगर तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि रिफैम्सिन एंड इनहिबिटर्स ऑफ RNA पॉलीमरेज इज एडेड टू बी बैक्टीरियल कल्चर The culture is immediately divided into the three fractions to which is the radioactive thymines or uracils or the methionine are added respectively 5 months later. The cells or the list and the radioactive level in all macromolecules is the monitored, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट विल योर एब्जॉर्ब, ये क्या एब्जॉर्ब करेगा। ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है थाइमिन एंड मिथाइनिन इनकॉर्पोरेटेड विल बी ग्रेटर देन यूरेसिल। सेकंड में दे रहा है द लेबल विल बी इक्वली इनकॉर्पोरेटेड। थर्ड में दे रहा है यूरेसिल इनकॉर्पोरेटेड इन द इज सिमिलर टू द मिथाइनिन बट लेस देन थाइमिन। एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि यूरेसिल इनकॉर्पोरेटेड विल बी ग्रेटर देन मिथाइनिन बट लेस देन थाइमिन। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है, देखो क्वेश्चंस में यहाँ पे दे रहा है कि RNA पॉलीमरेज में जब इनहिबिट होता है, ये इनहिबिटर होता है, रिफैप्सिन जो होते हैं, रिफैप्सिन जब इनहिबिट होते हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरियल कल्चर होते हैं, बैक्टीरियल कल्चर से इन्हें ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, ठीक है। इनमें जो ये जो कल्चर होते हैं, इनकी जो संस्कृति होती है वो इमीडिएटली क्या करती है, तुरंत ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में इसको विभाजित यानी फ्रैक्शंस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है विच रेडियो एक्टिव थाइमिन या यूरेसिल, इसमें जो रेडियोथर्मी में थाइमिन या यूरेसिल में जो मिथाइनिन होता है, मिथाइनिन को यहाँ पे मिलाया जाता है। इसमें थाइमिन और यूरेसिल में क्या होता है, इसको मिथाइनिन जो होता है उसको ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, ठीक है। एंड 5 मिनट्स के बाद सेल्स जो होते हैं सेल्स को नष्ट कर दिया जाता है और जितनी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स में रेडियोथर्मी की लेवल्स होती है उसकी निगरानी की जाती है। तो यहाँ पे दे रहा है कि आप क्या देखोगे, व्हाट विल बी एब्जॉर्ब, आप क्या देखोगे, ठीक है। तो इस एब्जॉर्ब होता है बेसिकली थाइमिन एंड मिथाइनिन इनकॉर्पोरेटेड होते हैं विल बी ग्रेटर देन यूरेसिल के, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 में दे रहा है कि सेलेक्ट द प्लांट और द इकोसिस्टम नोन टू बी हैव द हाईएस्ट एनर्जी
कन्वर्जन इफिशियंसी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्लांटेशंस, बी में दे रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में शुगर कैन, थर्ड में कॉर्न फ्लाइट दे रहा है और फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रहा है ओपन सी दे रहा है। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि प्लांट या फिर इकोसिस्टम में कौन में किस में ये नोन एज होगा हाईएस्ट एनर्जी कन्वर्जेंस की एफिशिएंसी। तो देखो जिसमें ये हाईएस्ट एनर्जी का जो कन्वर्जेंस का एफिशिएंसी होता है इकोसिस्टम में या प्लांट में, तो बेसिकली इन ऑप्शन में से शुगर कैन में होता है। किस में होता है? वो शुगर कैन होता है, जिसे कि हिंदी में क्या कहा जाता है? शुगर कैन को गन्ना कहा जाता है ना। तो शुगर कैन में इसकी इफिशियंसी नोन एज होती है, क्योंकि देखो ये शुगर कैन जो होता है ये क्या होता है? इफिशिएंस कन्वर्टर ऑफ द सोलर एनर्जी होता है, ठीक है। सोलर एनर्जी होता है जिसमें कि कैन जो होता है, कैन में ये C4 होता है, C4 प्लांट होता है, ठीक है। एंड विल अदर C3 प्लांट होते हैं, एंड C3 प्लांट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुगर कैन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट में हार्मोन्स दे रहा है, लिस्ट सेकंड में साइट ऑफ सिंथेसाइज दे रहा है। जो ये हार्मोन्स दिए गए इन हार्मोन्स के सिंथेसाइज के बारे में आपको बताना है। दे रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, यहाँ पे सबसे फर्स्ट हार्मोन्स क्या दे रहा है? फर्स्ट हार्मोन्स आपका दे रहा है प्रोजेस्टेरोन दे रहा है। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो देखो प्रोजेस्टेरोन का साइट ऑफ सिंथेसाइज क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्यों होगा? क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जब प्रोजेस्टेरोन की जो सिंथेसाइज होती है, सिंथेसाइज का मेन साइट जो होता है उसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में के ड्यूरिंग जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर्स के ड्यूरिंग प्लेसेंटा होता है। समझ में आपको? देखो प्रोजेस्टेरोन का जब फर्स्ट यहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट यहाँ पे तिमाही होता है जिसे कि हिंदी में कहा जाता है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम होता है। लेकिन जब इसका सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है तब इसमें क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा होता है, ठीक है। ये प्लेसेंटा होता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन का जो साइट ऑफ सिंथेसाइज होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें, टेस्टोस्टेरोन ये बेसिकली आपको सिंपल सा पता होगा कि टेस्टिस होगा, ठीक है। ये ऑप्शन एस्ट्रोन की बात करें यानी एस्ट्रोजेंस की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजेंस में क्या होगा? एस्ट्रोजेंस जो होते हैं ये इसका सिंपल सा है ओवरी हो जाएगा। एंड्रोस्टेरोन की अगर हम बात करें तो ये एक एस्ट्रॉइड हार्मोन्स होता है, जो कि प्रोड्यूस क्या करता है? ये जोना गैरुमुलोसा से बनता है। इसमें होगा एल्डोस्टेरोन का एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया यूकैरियोटिक आर द करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए गए इन फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा जो रिलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक में। यहाँ से पहले बात करते हैं तो ड्यूरिंग कनकरेंट प्रमोटर में जो सीक्वेंसेस होती है रिकग्नाइजेशन के मेल्टिंग कॉम्बिनेशन विद द बेस फ्लैपिंग वेयर टू बेस ऑफ फ्लिप इनटू द पैकेट, यहाँ पे पैकेट ऑफ द प्राइमरी सिग्मा फैक्टर। तो ये भी इसके स्टेटमेंट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे राइट है, यूकैरियोटिक के लिए। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें कि बाइंडिंग इन द अल्फा एमनियोटिन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रिमेट्स इन द एंट्री न्यूक्लियोटाइड इनटू द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एक्टिव साइट एंड द सिंथेसाइज ऑफ आरएनए बट प्रिवेंट ट्रांसलोकेशंस, ये भी आपका राइट है। इन ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया यूकैरियोटिक में आपका राइट है। थर्ड ऑप्शन की बात करें सी की आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कैन नॉट बाइंड द अपस्ट्रीम प्रमोटर, ये आपका नहीं होता है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट में कैन नॉट बाइंड नहीं होता अपस्ट्रीम प्रमोटर में, ये आपको भी पता होगा। ये ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन की बात करें तो फैक्ट इज एसोसिएटेड विद आरएनए पॉलीमरेज ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शनल इलॉन्गेशन एंड हेल्प द डिस्प्लेस इन द हिस्टोन ओक्टामर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ये आपका राइट है। यानी आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीन ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो करेक्ट यहाँ पे तीन आपकी स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द देयर फाइला अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ए ऑप्शन में क्या दे रहा है आपका? स्कैलोपैड्रा दे रहा है, बी में नैरीज दे रहा है,
सी ऑप्शन में यहाँ पे डेंटलियम दे रहा है, और डी ऑप्शन में क्या दे रहा है, यू कैप्टेला दे रहा है, और ई ऑप्शन में क्या दे रहा है, यहाँ पे फिजेलिया दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि आपको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग लेवल की कम्प्लेक्सिटी को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो, इसको पैक्टेला होता है, उसके बाद यहाँ के बाद फिजेलिया का होता है, फिजेलिया के बाद यहाँ पे नेरिज का होता है, नेरिज के बाद डेंटेलियम का होता है, और डेंटेलियम के बाद यहाँ पे लास्ट में आपका स्कैलोपेड्रा का होता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली फॉलोइंग स्टेट होगा। सबसे पहले आपका डी होगा, डी के बाद यहाँ पे ई होगा, ई के बाद बी होगा, बी के बाद सी होगा, सी के बाद ई होगा। ये आपके यहाँ पे अरेंज करने का इंक्रीजिंग लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड के साथ। लिस्ट फर्स्ट में आपके ऑर्गेनिज्म दे रहा है, और लिस्ट सेकंड में क्या दे रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रहा है कि जो ये ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होगा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रहा है, फ्रूट फ्लाई दे रहा है, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलंगोस्टार दे रहा है। उसके बाद बी में क्या दे रहा है, निमेटोडा दे रहा है, जिसमें कि निमेटोडा में यहाँ पे इसका साइंटिफिक नेम क्या दे रहा है, कैनरो हैबिटाइटिस एलिगेस दे रहा है। सी में ह्यूमन दे रहा है, जिसमें कि होमोसेपियंस दे रहा है, और डी में यहाँ पे क्या दे रहा है, माउस दे रहा है, यानी मोस मास्कुलस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में डाल चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रूट फ्लाई की बात करें। जो फ्रूट फ्लाई का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो बेसिकली यहाँ पे डैप्लॉइड नंबर 08 होता है। यहाँ पे निमेटोडा की बात करें तो निमेटोडा का जो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो आपका हैप्लॉइड नंबर 6 होता है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ह्यूमन होमोसेपियंस की बात करें तो वो यहाँ पे 23 होता है हैप्लॉइड नंबर। ये तो आपको पता ही होगा कि इसका हैप्लॉइड नंबर 33 होता है। यहाँ पे लास्ट इसका कंप्लीट 46 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 46 होता है। यहाँ पे माउस का अगर हम बात करें तो माउस का कितना होता है, यहाँ पे डैप्लॉइड नंबर 40 होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, बट इसी के साथ मैं आपके सामने एक चार्ट यहाँ पे पेश करूंगी जिसमें कि आप इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखो। अभी क्या है कि इस क्वेश्चन में आपके सिर्फ 4 ऑर्गेनिज्म के बारे में दिया गया है कि 4 ऑर्गेनिज्म और इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे। बट अगेन यहाँ पे अगर नेक्स्ट ईयर 25 में आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को चेंज कर सकता है। इसी के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप ये देखिए और इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये आपके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया था कि होमोसेपियंस, यहाँ पे मोस मैकुलस ड्रोसोफिला, तो इसी तरीके से यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिया गया है कि इनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, इसका कॉमन नेम। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या दिया कि कॉमन नेम भी दिया और साइंटिफिक नेम भी दिया। कभी ऐसा हो कि ये सिर्फ साइंटिफिक नेम दे दे और कॉमन नाम नहीं दे, तो आपको साइंटिफिक नेम से अगर पता होगा तो आप कॉमन नेम से नहीं कर पाओगे। अगर कॉमन नेम पता होगा तो आप साइंटिफिक, तो आप दोनों को समझो, आप साइंटिफिक नेम को भी समझो, आप यहाँ पे कॉमन नेम को भी समझो। आप दोनों चीजों को आप लेके चलोगे। आप इंट्रेंस ये कर रहे हो तो किससे क्वेश्चन पूछ देगा, ये आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, तो आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। तो देखो इसके लिए मैंने ये चार्ट आपके लिए बनाया, जिसमें कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, यहाँ पे कॉमन नेम है, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर दिए गए हैं कि इन जो साइंटिफिक नेम्स के कॉमन नेम की क्रोमोसोम्स नंबर कितना होगा, जिसमें कि सोमेटिक कितना होगा और जेमेटिक कितना होगा। जिसमें कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि डैप्लॉइड नंबर दिया है, हैप्लॉइड नंबर, तो ये आप देख लो। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे हम 12th यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हमने लिया है। 12 ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम है, उनकी कॉमन नेम है, और उनके यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर है, सोमेटिक भी है और जेनेटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे जेमेटिक भी है। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमंस का क्या है 46, जो कि हमें आपने बताया। इसका यहाँ पे जेमेटिक कितना होता है, यानी हैप्लॉइड नंबर कितना होता है, 23 होता है। राइस का कितना होता है, चावल का कितना होता है, इसका ये साइंटिफिक नेम होता है, और इसका सोमेटिक होता है 24 होता है। इसका जेमेटिक 12 होता है। रैट की अगर हम चूहे की बात करें तो 42 होता है इसका क्रोमोसोम्स नंबर, इसका 21 जेमेटिक होता है, यानी इसका डैप्लॉइड नंबर होता है। पी की बात करें तो पी का कितना होता है 40 होता है और 7 होता है। कैरेट की बात करें 20 होता है, 10 होता है। अनियन की बात करें 16 होता है, 8 होता है। माजर की बात करें कितना होता है 20 होता है और 10 होता है। हनी बी की हम बात करें, मधुमक्खी की बात करें 32 होता है और 60 होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई का बात करें तो हाउस फ्लाई का यहाँ पे कितना होता है, यानी घरेलू मक्खी का 12 होता है, और यहाँ पे जो जेमेटिक होता है वो 6 होता है। कैट की अगर हम बात करें, कैट का 38 होता है और यहाँ पे जेमेटिक 90 होता है। फ्रूट फ्लाई की बात करें, देखो फ्रूट फ्लाई यहाँ पे भी पूछा गया था, ह्यूमन पूछा गया था, तो ये सारे यहाँ पे पूछे हुए बहुत ही ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। ऑल एंट्रेंस एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो आप मैं यही कहूंगी कि आप इसे स्किप नहीं करिए। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रूट फ्लाई का कितना 8 है और 4 है। और जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया
फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेड मोल्ड की बात करें तो 40 होता है और यहाँ पे 7 होता है। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी के 24 पेपर सॉल्यूशंस में पार्ट सेकंड भी हमने डिस्कस कर लिया। पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, पार्ट सेकंड में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आगे के जितने भी क्वेश्चंस बाकी हम वो पार्ट टू पार्ट आपको डिस्कस करवा देंगे। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।